नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका वेलकम। राम राम। हाँ जी। और बेसिकली हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है किडनी एंड यूरेटर। जीएनएम है आज भी, जीएनएम में। और नया एसबीएस शुरू होगा, पेज नंबर 226 पे है, एसबीएस ऑफ द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और डेट हो गई आज 14 मई 2025। तो एसबीएस ऑफ द हाँ किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कह रहे हैं अमित शर्मा भाई। पहला हेडिंग है फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी, यूरीमिया, कैंसर ऑफ द किडनीज, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ब्रैकेट में कह रहे हैं एडिनो कार्सिनोमा, किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। एट ए सर्टेन मोमेंट एवरी एसबीएस इज इम्पोर्टेंट। ये तो पहले से बताती आ रही है जीएनएम। एक सर्टेन अमाउंट में प्रत्येक एसबीएस जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। हाउएवर इफ we had to name the most important SBS, then this is the one, the kidneys collecting tubules SBS, ब्रैकेट में कह रहे हैं KCT। हालांकि शरीर में जो भी एसबीएस आता है वो फॉर बायोलॉजिकल मीनिंग आता है बेसिकली, और इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन उनमें भी जो एसबीएस जो है, जो किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। When a well-trained therapist examines a patient's brain using a CT scan, he first looks for a kidney collecting tubule, हैमर फोकस। यहाँ पे एक सलाह भी दी गई है। एक वेल ट्रेंड थेरेपिस्ट जो है, जो एग्जामिन कर रहा है पेशेंट के सीटी स्कैन को, ब्रेन के, तो सबसे पहले कहा गया कि उसको देखना चाहिए किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर हैमर फोकस को। यानी कि जो किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को जो रिले या सेंटर जो कंट्रोल करता है, उसके ऊपर सबसे पहले चेक करें हैमर फोकस को जाकर के। वहां तो नहीं बना हुआ है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लिटिल किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द किडनीज। कह रहे हैं कि जो महत्व है इन छोटी छोटी किडनी ट्यूब्यूल्स का, इनका किडनी से भी बियॉन्ड, किडनी बहुत दूर तक इनका लेना देना है, ना केवल किडनी से बहुत ही। ज्यादा महत्व है वो। हाँ, महत्व है। किडनी से भी बहुत हाँ, ज्यादा किडनी महत्व है। केवल किडनी से ही रिलेट करके इनका महत्व नहीं है, किडनी से अलग जो है दूसरी ऑर्गन्स को लेकर के भी ये इनका सिग्निफिकेंस है। एवरी अदर एसबीएस ऑफ द बॉडी इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय एन एक्टिव एसबीएस ऑफ द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड दिस इज थेरेप्यूटिकली वेरी डिसिसिव। इस रूप में तो किडनी से तो अलग कि एवरी अदर एसबीएस जो है बॉडी का, वो नेगेटिवली अफेक्टेड होता है एक्टिव एसबीएस होने की वजह से किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को। और वो किस रूप में होता है? वो होता है वाटर सिंड्रोम में, फ्लूइड इकट्ठा होने में, स्वेलिंग में। ठीक है जी। किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के एसबीएस से नेगेटिवली अफेक्टेड हो जाता है, और थेरेप्यूटिकली ये वेरी डिसिसिव भी होता है। तो हम कई बार देखते हैं ना कि यहाँ पे कोई एसबीएस था और साथ में 4 सेकंड फीलिंग, फिश आउट ऑफ वाटर की फीलिंग भी आ गया, तो यहाँ केसीटी नोल हो गया, अब यहाँ एसाइटिस हो गई, यहाँ स्वेलिंग हो गई। और खास करके स्वेलिंग, ये वाली स्वेलिंग खतरनाक मानी जाती थी, जो ऐसी डक्ट्स जहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पास हो रहा हो, यदि वहां जुड़ गया किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का एसबीएस, तो फिर वो उसकी जान को खतरा हो जाता मरीज की। ब्रेन की वेसल्स हैं, गाल कॉमन बाइल डक्ट की को लेकर के था, और दूसरी जो डक्ट्स हैं या जो ट्रैक्स हैं, अगर वहां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना बहुत देर, जिनके हिंड्रेंस की वजह से ज्यादा देर तक एग्जिस्टेंस नहीं रह सकती लाइफ की, अगर वहां पे केसीटी जुड़ गया तो ये और भी ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है। The healing phase of any SBS worsens if a kidney collecting tubule SBS is conflict active due to the increased accumulation of fluids. healing phase किसी भी SBS की
और भी ज्यादा वर्ष हो जाती है यदि किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का एसबीएस इज कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव, अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में वहां उसके साथ जुड़ गया हीलिंग किसी दूसरे एसबीएस के हीलिंग फेज के साथ, यदि केसीटी का कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान एसबीएस जुड़ गया इसका अपना, तो इंक्रीज हो जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड वहां पर, उसकी वजह से जो है और भी वर्स हो जाती है। फॉर इंस्टांस ए हीलिंग क्राइसिस ऑफ द हार्ट, डैश लगा करें ए हार्ट अटैक, फिर डैश लगा करें कैन हैव ड्रामेटिक कंसिक्वेंसेस। उदाहरण के तौर पर हीलिंग क्राइसिस जो है हार्ट के साथ यदि वहां केसीटी एसबीएस जुड़ गया तो अटैक की संभावना वहाँ हो जाएगी और एक ड्रामेटिक कंसिक्वेंसेस आते हैं फिर इसके। ड्रामेटिक कंसिक्वेंसेस होंगे। इन द केस ऑफ, एक मिनट में जरा, हाँ, इन द केस ऑफ ए बोन एसबीएस, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर इंस्टांस ऑफ द स्पाइन कैन लीड टू एक्सक्रूशिएटिंग पेन। अगर एसबीएस बोन का है, उदाहरण के तौर पे यदि स्पाइन का है, तो फिर एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो जाएगा वहां पर। इन द ब्रेन टू can become problematic if the healing hammer focus is pumped up due to an active kidney collecting tubules SBS। और ब्रेन में भी ये जो प्रेशर है ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा यदि हीलिंग हैमर फोकस जो है वो पंप्ड अप हो जाए किसी एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के एसबीएस। तो सबके पीछे इडीमा, सबके पीछे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, सबके पीछे प्रेशर ऑफ कंजेशन, ऐसी स्थिति आ जाएगी किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एसबीएस के एक्टिव होने से। द टर्म सिंड्रोम, ये जो टर्म सिंड्रोम कही गई है ये यहाँ क्लियर कर रहे हैं, जहाँ भी सिंड्रोम नाम आ रहा है इसमें उसके लिए कह रहे हैं द टर्म सिंड्रोम डॉक्टर हैमर कॉल्स द simultaneous existence of an active kidney collecting tubule SBS along with another SBS in healing, that's like a syndrome। हैमर साहब ने, डॉक्टर हैमर साहब ने ये कहा कि यदि किसी भी एसबीएस की हीलिंग फेज के दौरान यदि एग्जिस्ट कर रहा है एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एसबीएस, तो ये दोनों मिल करके एक स्थिति जो बनती है तब उसको ए सिंड्रोम कहा। फॉर इंस्टांस लोअर बैक पेन, ब्रैकेट में कह रहे हैं इज इक्वल टू हीलिंग फेज ऑफ ए सेंट्रल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट प्लस एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एसबीएस इज इक्वल टू सीवियर लोअर बैक पेन पॉसिबली ए स्लिप्ड डिस्क। उदाहरण के तौर पे बता दिया लोअर बैक पेन यदि है किसी को, और ब्रैकेट में कह रहे हैं हीलिंग फेज है सेंट्रल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट की, लोअर बैक पेन जो अब आएगा तो ये भी इशारा दे दिया कि ये हीलिंग फेज के दौरान आएगा सेंट्रल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो हुआ था, और प्लस हो जाए एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एसबीएस, तो दोनों मिला करके स्थिति बनेगी सीवियर लोअर बैक पेन की, और संभवतः स्लिप डिस्क की भी संभावना यहाँ बन जाएगी, या स्लिप डिस्क भी संभव है यहाँ। फॉर द थेरेपी बाय सिंड्रोम द रिजोल्यूशन ऑफ द फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट हैज एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। इस सिंड्रोम की थेरेपी करने के लिए, इस सिंड्रोम को ये ना आए या आ गया तो चला जाए, तो ये जो फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करना जरूरी है। फ्यूगेटिव का मतलब एक तरह से मतलब फिश। अच्छा, हाँ हाँ, तो इसी को करते हैं द हीलिंग फेज ऑफ एनी एसबीएस वर्सन्स इफ ए किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एसबीएस इज कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव ड्यू टू द इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स। फॉर इंस्टांस ए हीलिंग क्राइसिस ऑफ द हार्ट
डैश लगा कह रहे ए हार्ट अटैक, फिर डैश लगा रहे कैन हैव ड्रामेटिक कंसिक्वेंसेज इन द केस ऑफ बोन एसबीएस फॉर इंस्टांस ऑफ द स्पाइन कैन लीड द एक्सक्रूशिएटिंग पेन। नेक्स्ट कह रहे हैं इन द ब्रेन टू TOO the pressure can become problematic if the healing hammer focus is pumped up due to an active kidney collecting tubule SBS। तो ब्रेन में भी ये दिक्कत खड़ी हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हीलिंग हैमर फोकस यदि वहां पर एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल SBS भी आ जाए तो ये पंप्ड अप हो जाता है। तो बेसिकली सिंड्रोम हम पढ़ते चले आ रहे हैं पीछे से, तो सिंड्रोम टर्म क्या होती है ये डॉक्टर हैमर साहब के हिसाब से इसमें यहाँ पता चलेगी। कह रहे हैं डॉक्टर हैमर साहब, डॉक्टर हैमर कॉल्स द simultaneous existence of an active kidney collecting tubule SBS along with another SBS in healing डैश लगा रहे ए सिंड्रोम। मजे की बात यह है कि साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस किडनी कलेक्टिंग एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल SBS का किसके साथ, अनदर SBS इन हीलिंग, दूसरा SBS जब हीलिंग में चल रहा होगा, ध्यान देना। और हीलिंग में भी कौन सी डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर अमित, हीलिंग फेज 1, क्योंकि वहां एक्यूमुलेशन होता है हीलिंग फेज 1 में किसी भी SBS के। और साथ में जुड़ गया अमित शर्मा KCT, तो इडीमा जो है प्रपोर्शन से ज्यादा हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा होगा। हाँ, तो तब वो इसको कहा जाता है सिंड्रोम। फॉर इंस्टांस लोअर बैक पेन, उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं लोअर बैक पेन ब्रैकेट में कह रहे हैं हीलिंग फेज ऑफ सेंट्रल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। लोअर बैक पेन जो होता है उसका ये बता दिया सेंट्रल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो होता है जब इसकी हीलिंग चल रही होती है, प्लस एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स SBS यहां आ गया, तो इज इक्वल टू सीवियर लोअर बैक पेन पॉसिबली ए स्लिप्ड डिस्क। तो सीवियर बैक पेन भी होगा और संभवतः यहां पर स्लिप डिस्क भी हो जाएगी। कह रहे फॉर द थेरेपी बाय सिंड्रोम द रिजोल्यूशन ऑफ द फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट हैज एब्सोल्युटली प्रायोरिटी। जब सिंड्रोम को हम इसको थेरेपी कर रहे हो इस सिंड्रोम की, तो यहां पर ये फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट जो आ गया था जिसकी वजह से एक्टिव हुआ किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का SBS, इसको सबसे प्रायोरिटी पर इसको रिजोल्व करना बनता है ताकि वहां कंजेशन कम हो जाए। फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट डैश ला करें एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हैविंग टू लिटिल वाटर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अबंडेंट और आइसोलेटेड। ये फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये एक तो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ता है, और कॉन्फ्लिक्ट जहां पर लगे कि टू लिटिल वाटर है यानी कि टू लिटिल इमोशंस हैं। अमित शर्मा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अबंडेंट, ऐसा लगे कि वो तो अबंडेंट हो गया या आइसोलेट हो गया है। तो जब ऐसी फीलिंग आए तो ये फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट ये होता है बेसिकली, जहां पर एग्जिस्टेंस से बात जुड़ जाए आकर के टू लिटिल वाटर की फीलिंग होए, और चूंकि वाटर इज इक्वल टू इमोशंस होते हैं तो हम अपने होम्योपैथी के लिए जोड़ सकते हैं जहां बंदे को लगे कि मेरे को तो कोई अफेक्शन ही नहीं मिल रहा, इमोशन ही नहीं मिल रहा। बस मतलब ये है ना, यूं कहे मेरे को तो ऐसा लगता है मरने के लिए छोड़ दिया इस बीमारी में, या मेरी इस बीमारी में मेरी परेशानी में साथ देने की जगह मुझसे मुंह मोड़ लिया लोगों ने कहीं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट में ले जाएगी। एग्जाम्पल बताएंगे, बड़े अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं। कह रहे हैं एग्जाम्पल 1 है ए वोमेन इज चेक्ड इनटू ए हॉस्पिटल, नोबडी रियली हैज टाइम फॉर हर। एक महिला चेक्ड हो गई है हॉस्पिटल में, ये छोड़ दिए किसी के पास भी उसके लिए समय नहीं है वास्तव में। नोबडी रियली हैज टाइम फॉर हर, द डॉक्टर्स हार्डली चेक ऑन हर इज इक्वल टू फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट। डॉक्टर भी हार्डली उसे चेक करने पहुंचते तो वो फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। यहाँ नोट लिखा है, कह रहे हैं दिस अकर्स फ्रीक्वेंटली व्हेन ए पर्सन गोज टू द हॉस्पिटल
कह रहे हैं फिर ये सिचुएशन कहाँ ले जाती है, ग्रोथ ऑफ ए ट्यूमर ऑफ द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इन द एक्टिव फेज, ट्यूबरकुलर डिग्रेडेशन इन द हीलिंग फेज। ये कंडीशन फ्रिक्वेंटली उस पर्सन में मिलेगी जो हॉस्पिटल में पर्सन गोज टू, फ्रिक्वेंटली व्हेन ए पर्सन गोज टू हॉस्पिटल, तो वहां पर एक ट्यूमर ऑफ किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की ग्रोथ हो जाएगी इसकी वजह से, और फिर एक्टिव फेज में, और जब ये ट्यूबरकुलर डिग्रेडेशन होगा फिर एक हीलिंग फेज में आने के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ए मैन इज टोल्ड ही हैज कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज इक्वल टू एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी इंसान को ये कह दिया गया कि तुम्हें तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया किसी व्यक्ति को, तो उसको मैन को वो तो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ जाएगा कि कब कैसे बचेगी जान, तो भी स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है, हेलो, हाँ हेलो, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल है, ए 15-year-old गर्ल इज प्लेस्ड इन ए बोर्डिंग स्कूल अगेंस्ट हर विल, द पेरेंट्स मीन वेल, they want to put an end to her poor school performance। एक 15 साल की लड़की को रख दिया गया बोर्डिंग स्कूल में उसकी इच्छा के खिलाफ, तो पेरेंट्स जो है कह रहे हैं द पेरेंट्स मीन वेल, दे वांट टू पुट एन एंड टू हर पुअर स्कूल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली उसकी जो पुअर स्कूल परफॉर्मेंस की जो कमी थी एक तरह से उसको वो ठीक करना चाहते थे। However, the girl feel terribly abandoned in the strange surrounding। हालांकि लड़की ने बहुत ही टेरिबली अबंडन्ड फील करा स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में जाकर के, वहां विचित्र से एटमॉस्फेयर में, तो वो चली गई फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट में। तारे जमीन पर जो मूवी है उस टाइप का है, लेकिन उसमें ये दिखाया नहीं है, पैथोलॉजी नहीं दिखाई है। अदरवाइज तारे जमीन पर मूवी देखी होगी आप कुछ लोगों ने, तो उसमें उस बच्चे को बस वहां छोड़ देते हैं ड्यूरिंग दिस। हाँ देखिए यही बात हमारी बहुत अच्छी बात आई ना कि उसका क्या था, उसको इस तरह से उसको माँ बाप के प्यार की और वो तो डिसलेक्सिया की वजह से उसको दिक्कतें हो रही थी। हाँ लेकिन घर से जाना नहीं चाहता था वो भी, हाँ घर से जाना वो भी नहीं चाहता था, वो भी नहीं चाहता। अकेलापन जो चला, अकेलेपन में जो चला गया था, वो कमी कोई भी रही हो, क्यों छोड़ा वो कमी अलग अलग हो सकती है। ये शैतान है, घर पे ठीक से नहीं रहता, तंग करता है दूसरे बच्चों को, पढ़ता नहीं है, परफॉर्मेंस सुधारनी है, फला बोर्डिंग में छोड़ने से ये बहुत जल्दी IAS बन जाएगा, ऐसे सबके विचार हो सकते हैं अपने अपने पेरेंट्स। ड्यूरिंग दिस ईयर शी बिकम्स ओवरवेट। अब जो है बोर्डिंग में जाने के बाद वो ओवरवेट हो गई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, द 10-year-old बॉय हैड टू मूव 700 माइल अवे विद हिज पेरेंट्स, ही मिसेज हिज फ्रेंड्स एंड हिज फैमिलियर सराउंडिंग, ही फील्स अबंडन्ड। 10 साल का लड़का 700 मील दूर रहने चला गया, मूव कर गया अपने पेरेंट्स से, वो मिस कर रहा था दोस्तों को और फैमिली सराउंडिंग्स को, और फील कर रहा था अबंडन्ड। इन द न्यू स्कूल थिंग्स गो बैडली एज वेल, विद इन 2 months ही बिकम फैट। इन द न्यू स्कूल थिंग्स गो बैडली एज वेल, नए स्कूल में चीजें और बैडली हो रही थी। विद इन 2 months ही बिकम फैट, 2 महीने के अंदर ही वो बच्चा फैटी हो गया। हम जैसे कहेंगे तेरे को वहां का खाना बड़ा सूट कर रहा है भाई, वहां जाके तो तू मोटा हो गया, लेकिन मोटा होने के कारण कुछ और भी हो सकता है। आल्दो ही उसमें मतलब वही इकट्ठे करने की शुरू कर दी ना, फ्लूइड इकट्ठा, चीजें इकट्ठे करने, फ्लूइड इकट्ठा करने लगा। इसमें अगर एकदम उल्टा होता है कि अगर वो इमैसिएट होने लग गया तो फिर क्या कैसे करेंगे? हाँ उसमें डिजायर डेथ में चला जाएगा। पहले तो फाइट फॉर सर्वाइवल कर रहा था, बाद में वो मरना, वो जब वो तो गया तो 2 तरह से अटैक ले सकता है ना। अगर वो फाइट कर रहा है
तो एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर वो बिल्कुल ही रेजिग्नेशन में जाकर के डेस्पेयर होके डेथ उसने स्वीकार कर ली तो वो सूखता चला जाएगा। तो बात तो यहाँ केवल चल रही है केसीटी एक्टिवेट होने की, केसीटी एक्टिवेट होने की, और फिर केसीटी इन्वॉल्व हो जाता है जब उसके साथ, तो उसकी चल रही है फिलहाल। अदरवाइज तो फिर बात तो ये, अगर कोई इमेशिएट हो रहा है तो डेथ डिजायर में जा रहा है। हाँ जी हाँ, एक जगह साइकोसिस है, एक जगह फाइट फॉर सर्वाइवल है, और एक जगह है कि साला इससे अच्छे तो मर ही जाऊं, तो ये सीवियर हो जाएगा कंडीशन, है ना। जाऊं। और आपने देखा होगा, अब इसमें भी जोड़ लो, एमेशिएटेड लोगों को भी एसाइटिस हो रखी होती है। वैसे बिल्कुल सूखा पड़ा, पता चला वैसे इसको फ्लूइडिक एक्युमुलेट हो गया, एसाइटिस हो गई, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, और वैसे सूखा पड़ा। ऐसे भी केस आपने देखे होंगे। तो वहां दोनों देखो, वहां पैरेलल चल रहे हैं दोनों। Although he drinks a lot, he urinates only 2-3 times a day. अच्छा खासा पीता था, लेकिन 2-3 बार ही वो पेशाब जाता था। Whenever he visits his old friends during vacation, he urinates more than and loses weight every time. देखो कितनी खूबसूरत बात आई है। जब भी वो अपने पुराने मित्रों में जाके मिलता था छुट्टियों में, तो वो पेशाब ज्यादा आता था उसको, और वो अपना वजन भी कम हो जाता था, क्योंकि वहां वो हीलिंग में आ जाता था फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। पेशाब जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड था वो कम कर देती थी बॉडी, दोस्तों के पास पुराने एटमॉस्फेयर में जाने के बाद। हाँ जी। नेक्स्ट करें, somebody has a credit at the बैंक। किसी somebody has a credit at the bank due to lack of securities. The bank accelerate the loan is equal to existential conflict. 10 लाख करें, conflict of not being solvent। किसी ने क्रेडिट, किसी पे क्रेडिट हो गया, ये लोन होता है ना। हाँ जी, उधार चढ़ गया बैंक का ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी ना होने की वजह से बैंक ने एक्सेलरेट कर दिया लोन, एक्सेलरेट बढ़ा दिया, और वो फिर चला गया बंदा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में। कॉन्फ्लिक्ट नॉट ऑफ बीइंग एबल, नॉट बीइंग सॉल्वेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग सॉल्वेंट। इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर कैसे सकता, कर पाएंगे, सिचुएशन से नहीं कर सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, फिर कह रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द 41-year-old पेशेंट फील्स अनलव्ड बाय हिज मदर। एक 40-year-old पेशेंट है, वो अनलव्ड महसूस कर रहा है मदर से। इफ इट बिगिंस विद हिज बर्थ, उसके जन्म से शुरू हो गई थी ये बात। एज हर थर्ड चाइल्ड शी हैड वांटेड ए गर्ल। एज हर थर्ड चाइल्ड, तीसरा बच्चा, वो एक बेटी चाहती थी, लेकिन हो गया बेटा। ए गर्ल नेम हैड बीन पिक्ड आउट एंड शी इज डिसअपॉइंटेड व्हेन ए बॉय इज बोर्न। ब्रैकेट में कह रहे हैं, एंड टू मेक मैटर्स वर्स विद रेड हेयर। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई इसकी माँ जब बेटा हो गया। ब्रैकेट में कह रहे हैं, एंड मेक मैटर वर्स विद रेड हेयर। मैटर जो है और ज्यादा वर्स हो गया, और रेड हेयर का पता नहीं क्या कारण है, ये गुस्सा आया क्या ये हुआ। रेड हेयर मतलब रेड वन हेयर हमारे पास रूब्रिक पड़ा हुआ है ना, फेयर, डेलिकेट, रेड, मतलब लड़की उसको लड़कियों के जैसे लाल लाल से और उस तरह के ब्लॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशंस में लाल बाल वाली लड़की, अच्छी भूरे बालों वाली लड़की चाहिए थी उसे। अब वो हो गया लड़का, उनने नाम भी ढूंढ रखा था लड़कियों जैसा। हाँ, हिज हेयर। हाँ, पॉटर है ना, हैरी पॉटर में जो रॉन वीजली है, अगर किसी ने देखा हो तो वीजली फैमिली के जैसे लाल बाल होते हैं ना, वैसे पूरे मतलब लाल बाल सब। हाँ, वैसे उसके लाल लाल। ओके, मुझे लग रहा है मैटर वर्क्स विद रेड हेयर से कोई एक वो है, ये कुछ कोई वो तो नहीं है रेड हेयर। बाकी चलो बस हाँ, दोनों ही बात आ रही है। अमित भैया बात कर रहे हैं कि रेड हेयर का मतलब बॉय, वो चाह रही थी बेटी हो गए रेड हेयर मतलब मेल की तरह, और आप भी उसी तरफ ले जा रहे हैं कि कुछ के रेड हेयर्स होते हैं। लेकिन मसला, अच्छा रेड हेयर का मतलब बॉय के आने से ये वर्ष हो गया, ऐसे कह लो।
नहीं नहीं, बॉय चाहिए था बस, ये है क्या Boy- कहते बॉय चाहिए हैं, था। गर्ल चाहिए थी। ये गर्ल चाहिए थी। देखो रिपर्टरी में जो रूब्रिक्स हैं, हाँ। रिपर्टरी में रूब्रिक्स हैं, ये कॉम्प्लेक्शन में जाएंगे, कलर ऑफ आईज, फेस, हेयर, ब्लू आईज, रेड हेयर, हाँ। नीले आंखें, लाल बाल, या कलर ऑफ आईज, फेस, रेड हेयर, या रेडिश ब्राउन। ये अधिकतर लड़कियां जो हैं, या वो जो भाई हाईलाइट बाल कौन कराता है, लड़के लड़कियां। हाँ। बस लड़कियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उनके बाल हाईलाइट किए जाते हैं ना। तो इसको यही रहा कि देखो इतनी सुंदर लड़की थी, आया था लेकिन रह गया लड़का ही। बस इसके उसको अलावा ये होता ना, वो लाल बाल जो है ना, थोड़ा सा जैसे अब जैसे इंडियन मेंटालिटी में होता है ना, सांवला रंग या वो थोड़ा सा डाउन उसकी तरफ से करते हैं, वैसे लाल बाल भी बहुत अच्छे से नहीं उसको कंसिडर करते हैं। हाँ, ब्रिटिश उसमें जो culture था, उसमें जो हमने मूवी में देखा है, उससे बनता है। चलो, ये पीछे से आवाज किसी और की भी आ रही। श्रेय क्या हुआ? ठीक है, चलिए, मतलब हाँ। बात ये हुई कि उसको लड़की चाहिए थी और लड़का हो गया। हाँ। वो भी, हाँ, बस बात है का ना। कौन है? हाँ जी। हाँ, तो रेड हेयर, his hair is shaved by his mother 3 times। हालांकि लिटरली यहाँ बाल ही लाल थे उसके, तो उसकी माँ ने 3 बार शेव कर दी। एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है ना, हाँ, तो दो जो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, फॉरबिडन है, अबंडेंट है, अबंडेंट फीलिंग है, फोरसेकन फीलिंग, इसमें बहुत सारे रूब्रिक आएंगे। मतलब एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो भी चीजें आ सकती हैं वो आ जाएंगी। कंफ्यूजन अपने उसको आइडेंटिटी को लेके भी आ सकता है, जैसे यही मेल और फीमेल वाला है, या डाउटेड हिज ओन एग्जिस्टेंस है, या जो भी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं। बात यह है कि उनको पहले प्रायोरिटीज पे हमारे को सोचना पड़ेगा। हाँ, और भाई वही जो है एक तरह से रिजोल्व करेंगे फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को, उनके रिजोल्व होने के बाद। हाँ जी। हाँ, ये माननी पड़ेगी। आगे कह रहे हैं शी होप्स दैट ब्राउन हेयर विल ग्रो इन इट्स प्लेस। उसकी माँ को उम्मीद ये थी कि रेड हेयर की जगह ब्राउन हेयर आ जाएंगे इनकी जगह, इसलिए 3 बार शेव कर चुकी। द पेशेंट सेज दैट बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट फाइटिंग ऑफ हिज पेरेंट्स he never felt loved and cared for except by his father later on is equal to fugitive conflict। पेशेंट ने ये बताया क्योंकि लगातार फाइटिंग होती थी पेरेंट्स में, तो कभी भी उसने प्यार महसूस नहीं करा और ना केयर मिली, ऐसा लगा उसको कभी। एक्सेप्ट बाय हिज फादर लेटर, बाद में आके फादर ने थोड़ा केयर करी, ये बात अलग है। तो इससे वो फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट में चला गया। ओवर द ईयर ही गेन्स 110 किलोग्राम एंड देन ही लॉसेस वेट अगेन। ओवर द ईयर, जैसे जैसे साल बीते उसने 110 किलोग्राम तक उसका वजन हो गया। एंड देन ही लूजेस वेट अगेन, और फिर उसने वेट को लूज करा दोबारा। He sometimes sweats at night due to healing phases। कभी कभी उसको रात में पसीना आता था हीलिंग फेसेस के वजह से। ओके, तो बच्चे जो मोटे हो जाते हैं किसी अच्छी रिच फैमिलीज में भी, तो ये मान के चलो कि वहां को उनको केयर एंड लव नहीं मिला। मेरे को अनंत याद आ गया। हाँ जी। अनंत अंबानी याद आ गया मुझे। तो ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर उस लेवल शायद पे। उसके साथ तो कुछ पैथोलॉजीज अलग हैं। हाँ, मतलब कुल सर, उसको पैथोलॉजी तो कोई भी हो एस्थमा है भी तो था ना। है भैया। सर, उसको क्रॉनिक हाँ, सही एस्थमा बात भी है। है। हाँ, नहीं, बात है कि बस मोटे को देख के एक वो था जो अपना ये हाँ, ये सिंगर तो था आएगा ये। पाकिस्तान का, अदनान सामी, पता नहीं क्या है। अदनान सामी। हाँ, हाँ जी, उन्होंने, अदनान सामी। हाँ, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं एन ओल्डर कैट फ्रॉम द एनिमल शेल्टर हैज फाउंड ए नाइस न्यू होम। एक ओल्डर कैट फ्रॉम द एनिमल शेल्टर हैज फाउंड ए नाइस न्यू होम। Once a second cat is taken in
by the family. The older cat believes she is being abandoned again. Within a short time, she gains half a kilogram is equal to existential conflict. बहुत बढ़िया। एक ओल्डर कैट फ्रॉम द एनिमल शेल्टर हैज फाउंड, उसने पाया बहुत अच्छा घर मिला उसको कैट को। एक बार सेकंड कैट ले आए फैमिली वाले, तो ओल्डर कैट को ऐसा लगा, उसे विश्वास हो गया कि तू अबंडेंट हो गई, तेरा ध्यान नहीं रखेंगे। कैट की बात कर रहे हैं यार, गजब की बात ये है। देखो एनिमल है, बस एनिमल है। हाँ। वो देखो रूब्रिक है जेलसी। हमारे पास जो रूब्रिक है वो है जेलसी इन चिल्ड्रन व्हेन द न्यूबॉर्न टेक्स अवे द अटेंशन ऑफ फैमिली, और जेलसी है एनिमल रूब्रिक। हाँ, तो वो एनिमल्स में मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, एनिमल वाला और वो यही है, वाली बात है इसकी, न्यूरोट्रांसमीटर एनिमल वाला। और मजे की बात है, शरीर से पकड़ा उसका ये फीलिंग, शरीर का वजन बढ़ने से पकड़ में आएगा। विद इन ए शॉर्ट, थोड़े ही समय में उसका आधा किलो वजन बढ़ गया। ये गई एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में। अब मजे की बात यहाँ छोटी सी ये आ रही है साथ के साथ, एग्जिस्टेंस को देखते के साथ ही हमें ये लगता है कि बंदा डेथ की तरफ जाएगा अब एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन नहीं, अभी नहीं, एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है ये। तो यहाँ पर वो पहले फाइट फॉर सर्वाइवल करेगा, इसलिए गेन फॉर वेट करेगा एक्यूमुलेट करके। हाँ तो एग्जिस्टेंस का नाम आते ही ये ना सोचे कि गया है। भैया क्या कह रहे हैं इसने? सर ये जो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है वो तो एक इंसान या कोई भी गया, पर उसके पीछे कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे इनसिक्योरिटी की वजह से भी जा सकता है, या फिर हाँ जी, हाँ जेलसी के बहुत कारण हो सकते हैं। हाँ, वो कारण कैसे हो सकते हैं? मेरा एग्जिस्टेंस मान लो जुड़ा है मेरे कहीं जॉब पे, वो जॉब मेरी चली गई तो मैं वजन गेन कर सकता हूँ। एग्जिस्टेंस उससे, मैं कोई फैमिली मेंबर है, कोई बच्चा है, पता चला उसे हॉस्टल में छोड़ आए, वो वहां एग्जिस्टेंस में लव को लेके कर सकता, लव एंड केयर को लेकर के। तो एग्जिस्टेंस से रिलेशन किसी पर्टिकुलर उसका इमोशन का नहीं है। कोई भी इमोशन आपको एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में ला सकता है, इनसिक्योरिटी में डाल के, है जी। जी सर, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सीधे, पहले हम एग्जिस्टेंस खतरे में हैं तो डेथ वेथ को लेकर के ना बढ़े, यहाँ वजन भी बढ़ रहा है फाइटिंग के दौरान। अब यदि ये नहीं फाइट कर पाया डॉक्टर से, फिर आप वाली बात आ जाएगी जो आपने कहा कि इमेशिएटेड हो जाएगा अमित, अब वो डेस्पेयर होकर के फिर वो पतला होने लगेगा। डॉक्टर श्रेय एक एग्जांपल बताते हैं। बड़े सर ने जो एग्जांपल बहुत बढ़िया उठाया था, एक पेशेंट को जो है ना, उसको इसके साथ क्या नाम है, जो अपना उसको बेसिकली उसको लंग्स की दिक्कत हो गई थी, और उसका राइट लंग अफेक्टेड था, राइट लंग अफेक्टेड हुआ था और फियर आया था। तो उसमें एग्जिस्टेंस को, उसमें किडनी का तो नहीं आया था, लेकिन सर ने एग्जिस्टेंस से रिलेटेड रूब्रिक उठाया था। उसको ऐसा लगता था कि उसके जो फैक्ट्री थी उसके ऊपर केस चल रहा था, और उसका बेसिक डर ये था कि मेरी फैक्ट्री चली जाएगी और उसी में मेरी जान है। तो यहाँ पर सर ने लिया था डेल्यूजन पर्सन एग्जिस्टेड इन अनदर। तो हमारा एग्जिस्टेंस हमारी नौकरी में भी हो सकता है, यार इस चीज में तो मेरी जान बसी हुई है भाई, मुझे अभी पैसे चुकाने, अगर मैं नहीं चुका पाया तो मैं तो बच ही नहीं पाऊंगा, है ना। हम तो कहीं से भी आ सकता है, हमारा एग्जिस्टेंस किसी में भी आ सकता है। और बस देखो किडनी से रिलेटेड, वैसे मैं बता रहा हूँ एनिमल्स में लिटरली होता है। अभी ये जो आज वो चल रहा है, क्रूनो वाले जो वो आए हैं, क्या कहते हैं, चीते जो वहां से आए थे, अफ्रीकन चीते जो आए थे, उसमें शुरुआत में कई सारे चीतों की डेथ ही हुई थी किडनी की वजह से, क्योंकि उनकी उसमें से कुछ मैंने पढ़ा उसमें कि हाँ भाई 6 शुरुआत के जो 6 चीते आए थे उसमें से 3 या 4 की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो उनका भाई वो टेरिटोरियल लॉस्ट, उनकी टेरिटरी ऐसी नहीं थी, जो एग्जिस्ट कर गए। अब किसी को दिक्कत नहीं होती। मैनिपुलेशन नहीं है ना भाई, इंसान मैनिपुलेटिव है, ये एडजस्ट कर सकता है। वो तो 1 to 1 रहते हैं, वो तो वो मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते।
उन्हें तो जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए चाहिए, है ना, तो बिल्कुल खतरे में है वो। एटमॉस्फेयर में एडप्ट कर गए, हाँ, वो अपना देखो परिवार किस हाँ, तरह से बना रहे हैं, परसेंटेज कम मिलेगी एनिमल में, परसेंटेज कम मिलेगी एनिमल में। फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट इंसानों से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो मैनिपुलेट नहीं कर रहे कि चल मैं ऐसा करके, अब अमित शर्मा बात नहीं कर रहा तो मैं डॉक्टर श्रेय के साथ दोस्ती कर लेता हूँ, ऐसा एनिमल में है नहीं ना। उन्हें तो 1 to 1 चाहिए। तो भैया तो बिल्कुल सही बात निकली अमित भाई आपके, वो टाइगर वाला एग्जाम्पल तो और अच्छा सब फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को समझा गया यहाँ, और वो नहीं बच पाए, देखो वो अल्टीमेट उस पर पहुंच गए डॉक्टर श्रेय। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं एन ओल्डर, अच्छा हो गया ये, कह रहे हैं द 50-year-old mother of two finds out that her husband is being unfaithful and files for divorce. Within a year, she gains 10 kilogram is equal to active fugitive conflict. 50-year-old mother है, दो बच्चों की, उसने पाया कि हस्बैंड उसके लिए अनफेथफुल है और उसने फाइल कर दिया डाइवोर्स के लिए। 1 साल के अंदर उसका 10 किलो वजन बढ़ गया उस लेडी का, एक्टिव फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब देखो सिंड्रोम नहीं है क्योंकि यहाँ कोई दूसरा तो था नहीं है, सीधे सीधे केसीटी कैसे इन्वॉल्व होके अकेला भी कैसे ये परेशान कर सकता है। पीछे हमने सिंड्रोम पढ़ा था, यदि कोई और बीमारी चल रही होती और साथ में ये और मिल जाए तो फिर वो सिंड्रोम में चली जाती। टिश्यू यहाँ पे इन्वॉल्व है, किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है, एंडोडर्मल लेयर से बनता है। ठीक है साहब। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज इन फंक्शन ग्रोथ ऑफ ए कॉलीफ्लावर लाइक एडिनोकार्सिनोमा ऑफ सिक्रेटरी क्वालिटी और ए फ्लैट ग्रोइंग एडिनोकैंसर ऑफ एब्जॉर्प्टिव क्वालिटी। ब्रैकेट में कह रहे हैं कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको कहते हैं किडनी सेल कैंसर। ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं एडिशनल फ्लूइड रिटेंशन which goes to water, urine and other material are retained by the body instead of being eliminated. एडिशनल फ्लूइड रिटेंशन होगा जिसके दौरान वाटर, यूरिन और दूसरे मटेरियल रिटेन कर जाएंगे बॉडी के अंदर, एलिमिनेट करने की जगह। इन गुड टाइम्स दीज मटेरियल्स वुड बी डिस्कार्डेड। अच्छा समय आएगा तो ये मटेरियल डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। हाउएवर ड्यूरिंग एन एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं बैड टाइम्स दे आर रिसाइकल्ड व्हेन पॉसिबल। अगर एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है इंसान, यदि बैड टाइम से गुजर रहा है, अगर गुड टाइम है तो ये रिलीज कर दिए जाएंगे, डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। अगर बैड टाइम या एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ जुड़ा रहा तो ये रिसाइकलिंग होगी इनकी जब संभव होगा, और फिर बढ़ जाएगा यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन लेवल, जो कि आगे बढ़ेगी डिक्रीज यूरिन एंड हाई यूरिन कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से यूरिन कम होने लगेगा और यूरिन कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, डार्क यूरिन हो जाएगा। द बॉडी कैन एलिमिनेट ऑल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स नॉर्मली destined for the urine with at least 150 to 200 ml of urine per day, ओलाइगोयूरिया। बॉडी एलिमिनेट कर सकती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को नॉर्मली। बॉडी कैन एलिमिनेट ऑल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट नॉर्मली डेस्टाइंड फॉर द यूरिन with at least 150 to 100 ml of यूरिन पर डे, ओलाइगोयूरिया एनुरिया। कहने का भाव ये लग रहा है कि 200 ml भी अगर आ रहा है यूरिन तब भी वो वेस्ट को फेंक दे रही है, निकाल सकती है। द क्रिएटिनिन वैल्यू देन क्लाइम्स टू 12 to 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ब्रैकेट में कह रहे हैं कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको यूरीमिया बोल देंगे। क्रिएटिनिन वैल्यू अगर बढ़ गई 12 से 14 में, यहाँ यूरीमिया हो जाएगा। 1 or both kidney can be affected each with 3 renal calyx level। एक या दोनों किडनी अफेक्टेड होने लगेगी तीनों रीनल कैलिक्स लेवल पर, विद 3 रीनल कैलिक्स लेवल। ए क्रिएटिनिन वैल्यू ऑफ 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इंडिकेट्स दैट बोथ किडनीज आर अफेक्टेड। अगर 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रिएटिनिन वैल्यू हो गई तो समझ लो कि किडनी दोनों अफेक्टेड हो गई हैं।
A dialysis does not make sense according to the 5 biological law of nature until it reaches this value. जब तक इस वैल्यू तक नहीं पहुंचे 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, तो डायलिसिस जो है वो उसका कोई सेंस नहीं बनता अकॉर्डिंग टू 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर। कन्वेंशनल मेडिसिन में कहने ऑफन बिगिन डायलिसिस एट 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कन्वेंशनल मेडिसिन में किसी को क्रिएटिनिन अगर 4 mg पर डेसीलीटर आ गई तो तभी कहते थे इसको डायलिसिस कराना शुरू कर दो, जबकि जीएनएम कहती है 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के नॉलेज के अकॉर्डिंग के 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जब तक ना बढ़ जाए क्रिएटिनिन तो डायलिसिस के लिए मत भेजो। इन summary the most important diagnostic indicators for the active kidney collecting tubules SBS क्या होगा? फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी, और ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर इंस्टांस अंडर द आईज इन द मॉर्निंग, सुबह को आंखों के नीचे यदि स्वेलिंग आ जाए, ये इशारा है कि भाई आपका केसीटी एक्टिव हो गया है। सोलन नकल स्वेलिंग कर जाए। क्रिएटिन एंड यूरिया और यूरिक एसिड इज इंक्रीज इन ब्लड, ब्रैकेट में कह रहे हैं यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, यूजुअली हो जाता लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है यूरिया और यूरिक एसिड बढ़े ब्लड के अंदर। इनएक्सप्लिकेबल वेट गेन, एक्यूट एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव, मतलब अचानक वजन बढ़ जाए और ओवरवेट हो जाए। हाँ, एक्सप्लिकेबल वेट गेन पर, हाँ मतलब कोई कारण नहीं समझ में नहीं आया, एक्यूट कॉन्फ्लिक्ट में तुरंत बढ़ जाए, या फिर ओवरवेट बंदा हो जाए कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव, क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव वजह से। समटाइम्स हाउएवर थिन पीपल आर अफेक्टेड, कभी कभी थिन पीपल भी अफेक्टेड हो जाते हैं केसीटी से, जरूरी नहीं है मोटे ही मोटे मिले। न्यूट्रिशन naturals want to have collector or chaotic tendencies, bargain shopping, profit and possessiveness, stockpiling, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फूड, मनी, टेंडेंसी टू किलिंग एंड ए डिजायर टू सिट। दूसरी कंडीशंस बता रहे हैं ये, पतले लोग भी अफेक्टेड हो जाते हैं। जो न्यूट्रल्स कह रहे हैं वांट टू हैव, कलेक्टर या चायोटिक टेंडेंसी उनमें हो, बार्गेन शॉप, प्रॉफिट एंड पॉजेसिवनेस को लेकर, स्टॉकपिलिंग फूड और मनी को लेकर, टेंडेंसी टू किलिंग की टेंडेंसी होना, एंड डिजायर टू सिट, उस पर एक तरह से पकड़ लेके बैठ गया। ये दूसरे एक्सप्रेशन आएंगे अमित शर्मा, दूसरे एक्सप्रेशन है यदि बंदा आपको ऐसा दिखाई दे। हाँ जी, अभी इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा और हो गया ना, ड्यूरिंग एन एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारे को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ के रखनी पड़ेगी। एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, ये कहीं भी कोई इनसिक्योरिटी आ गई तो इनसिक्योरिटी आते ही बॉडी ने, चाहे वो वेस्ट है चाहे वो वेस्ट भी है, उसको इकट्ठा करके रख लिया कि जब भी मौका पड़ेगा मैं इसकी रिसाइकिल कर दूंगी। तो इसका मतलब कहीं भी कोई बॉडी इवन वेस्ट को भी इकट्ठा कर रही है, तो इसको कहीं एक इनसिक्योरिटी ये चलती आ रही है कि यार कल को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसे निकलने मत दे। ये जाएगा तो मैं बचूंगी नहीं, या बचूंगा नहीं। अमित एक बहुत अच्छा वो सामने एग्जाम्पल आ गया यहाँ आपको, और हमें पता है, याद आ जाएगा अमित शर्मा आपको। एक्चुअल में मैं तो कम से कम ये समझता था कि क्रिएटिनिन का बढ़ना किडनी खतरे में जा रही पहले, लेकिन एक बार मैंने मलिक सर के यहाँ मुझे नॉलेज मिली कि क्रिएटिनिन आउट ऑफ इनसिक्योरिटी भी इकट्ठी हो रही थी। हाँ जी डॉक्टर श्रेय, हम किडनी, डॉक्टर श्रेय हैं कि चले गए? निकल गए। तो डॉक्टर दीपशिखा, हम यही सोचते हैं ना जनरली के क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ रही है तो कहीं किडनी तो नहीं हो रहा है, ARF या CRF में तो नहीं जा रहे, जनरली मार्कर मान लेते हैं शुरू में, लेकिन क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में भी बढ़ा हुआ हो सकता है, जबकि किडनी नॉर्मल हो सकती है। हाँ भैया यही कहते हैं कि बॉडी ने कूड़ा तक इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब
इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये है कि उसको तो सिर्फ एक ये फील मिला, या उसको तो एक ये मिली कि कल को कमी हो सकती है, तो उसने कहा ठीक है इकट्ठी करके रख लो। हाँ। चाहे पत्थर है, चाहे कूड़ा है, चाहे वो लिपिड है, चाहे वो क्रेटिनिन है। हाँ, तो क्रिएटिनिन बेसिकली, मैं अपनी कमी बताऊं, मुझे लगता था कि क्रिएटिनिन केवल तभी बनता है जब किडनी डेड होने लगती है, लेकिन क्रिएटिनिन की कुछ नॉर्मल वैल्यू वैसे भी बनती है प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन से। तो कई बार प्रोटीन क्रिएटिनिन बढ़ जाने का सीधे सीधे हम लोग कई बार मोटा मोटा आकलन ये कर बैठते हैं कि किडनी अफेक्टेड होगी इसकी, जो एक मान्यता है। और उस दिन मुझे ये लगा कि यूरिक एसिड की तरह सीरम क्रिएटिनिन भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आउट ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ सकता है, जबकि किडनी नॉर्मल मिलेंगी आपको KFT कराने में, वो मतलब उनकी हेल्थ चेकअप कराने में। ठीक है। हाँ जी। फ्लूइड बैलेंस टेस्ट कह रहे हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड टेकन इन इज मेजर्ड। यहाँ फ्लूइड बैलेंस टेस्ट के लिए 24 घंटे के पीरियड में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड को जो लिया है उसे मापा जाए। दिस इज देन बैलेंस अगेंस्ट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ यूरिन एलिमिनेटेड। और फिर देखो कि कितना तो फ्लूइड लिया और कितना एलिमिनेट करा। इफ द अमाउंट ऑफ यूरिन significantly less than the amount of taken in is equal to conflict active kidney collecting tubule SBS। यदि लिए हुए अमाउंट से कम पेशाब कर रहा है इंसान, तो समझ लो एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वो SBS में चला गया। इफ द अमाउंट ऑफ यूरिन इज सिग्निफिकेंटली मोर देन द अमाउंट टेकन इज इक्वल टू हीलिंग फेज ऑफ द किडनीज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल SBS और द यूरिनेटिंग फेज ऑफ अनदर SBS ब्रैकेट में आफ्टर द हीलिंग क्राइसिस। बहुत मजे की बात यह है कि यदि ज्यादा आ रहा है पेशाब नॉर्मल से आता है, तो फिर देखो कि ये जो हीलिंग फेस जो है किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के SBS की है, या फिर दूसरे SBS की भी यूरिनेटिंग फेस है, यानी कि हीलिंग क्राइसिस के बाद जो है वो हीलिंग फेस 2 में है, अगर यूरिन ज्यादा आ रहा है। हाँ जी। रूब्रिक है ना, सीधा सीधा यूरिनेट मोर देन ड्रिंक। रूब्रिक जो है यूरिन के डॉक्टर के यार समझ में नहीं आता, पानी तो इतना कम पीता और बाथरूम बहुत ज्यादा करता है ये। तो ये दोनों चीज हो सकती है, या तो ये है कि बाथरूम कर रहा है बार बार तो अपनी टेरिटरी मार्क करना चाह रहा है, या उसमें बात आई थी यूरिन कर रहा है, बार बार कर रहा है, मात्रा कम है तो टेरिटरी जब जुड़ेगी, बार बार कर रहा है मात्रा भी बहुत ज्यादा कर रहा है तो यहाँ तो इसका मतलब हीलिंग फेस है। हाँ, केसीटी रिजॉल्व हो गया, किडनी कलेक्टिंग केसीटी है, कोई दूसरा भी यूरिनेटिंग फेस यानी कि डिस्चार्जिंग फेस या हीलिंग फेस 2 चल रही है या फिर बायोलॉजिकल मीनिंग है होल्डिंग बैक ऑफ वाटर एंड यूरिया एंड अदर वैल्यूएबल सब्सटेंस सो दैट द इंडिविजुअल कैन सर्वाइव लॉन्गर ड्यूरिंग ए लाइफ एंड डेथ इमरजेंसी व्हेन अबंडेंट और व्हेन एस्केपिंग। होल्ड करने का पानी को वापस, यूरिया को, वैल्यूएबल सब्सटेंस को इंडिविजुअल इसलिए करता है कि वो सर्वाइवल कर सके लॉन्गर ड्यूरेशन तक, जब लाइफ और डेथ जैसी इमरजेंसी आएंगी, वैन अबंडेंट हो जाएगा या वैन एस्केप करेगा कहीं से, जो अभी आप कह रहे थे ना अमित के वो कचरे को भी इकट्ठा कर लेगा उस समय। तो हाँ जी हाँ। हीलिंग फेज में कह रहे हैं कि डिक्रीज or normalization of functioning were preceded by a longer conflict activity, caesating, necrotizing, removal of the tumor is equal to kidney tuberculosis, inflammation of the kidney bracket में करें nephritis goes to increased elimination of fluid, drop in creatinine value, blood in urine यानी कि hematuria, protein in the urine यानी कि proteinuria, heavy nightmare, हैवी नाइट टाइम स्वेटिंग फीवर। हीलिंग फेज में फंक्शन नॉर्मलाइज होने की तरफ बढ़ेंगे, और जहां पर लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी रही है तो वहां पर सीजिएटिंग, नेक्रोटाइजिंग, रिमूवल ऑफ द ट्यूमर होगा, यानी कि वहां पर किडनी की टीबी मिल सकती है, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी मिल सकता है नेफ्राइटिस के रूप में, वहां पर एलिमिनेशन ऑफ फ्लूइड बढ़ेगा, ड्रॉप होएगा क्रिएटिनिन वैल्यू फिर, और ब्लड में यूरिन भी ड्रॉप होएगा, ब्लड में यूरिन में ब्लड आएगा, हिमेचूरिया, प्रोटीन आएगी यूरिन में, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, हैवी नाइट टाइम स्वेटिंग फीवर हो सकता है।
तो प्रोटीन यूरिया जनरली हम डेथ की तरफ बढ़ता मानते हैं, लेकिन यहाँ एक तरह से ये वो भी हो सकता है, हीलिंग फेज में भी हो सकता है ये सिफिलिटिक एब्यूलेशन, हिमेचूरिया और प्रोटीन। इफ नो फंगाई और फंगल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, द रीनल पेल्विस आउटलेट कैन बिकम ब्लॉक्ड, यानी कि साइलेंट किडनी साइलेंट हो जाएगी डिस्पाइट ए रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अगर फंगाई या फंगल बैक्टीरिया ना रहे अमित शर्मा, तो रीनल पेल्विस आउटलेट जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी दोस्त, और ब्लॉक हो जाएंगे का मतलब है किडनी शांत हो जाएंगी बजाय कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के। तो बैक्टीरिया का, फंगल बैक्टीरिया का कितना महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर, और ऐसे केस में एंटीबायोटिक देना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक कम से कम वहां जाकर के बैक्टीरिया को तो किल करेगी अमित, और सफिशिएंट अमाउंट में मिलेंगे नहीं वहां पे बैक्टीरिया, फंगई बैक्टीरिया, तो किडनी साइलेंट होने का खतरा यहाँ बना रहता है। हाँ, ब्लॉक हो, हाँ, पेल्विक आउटलेट ब्लॉक हो सकते हैं, रेनल पेल्विक आउटलेट। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं चिल, सीवियर किडनी पेन, ये होगा। रिमार्क कह रहे हैं देयर इज ऑलवेज बीन ए सर्टेन कोरिलेशन बिटवीन द मून एंड फ्लूइड। नोट, यहाँ टिप्पणी दी है कि बिल्कुल यहाँ पर कोरिलेशन बना कर देख ले, मून फेस में चंद्रमा की फ्लूइड से क्या कोरिलेशन होता है। पीपल विद एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एसबीएस परसीव्स द मून मोर इंटेंसली देन अदर। जिन लोगों को केसीटी एक्टिवेट है, एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एसबीएस चल रहा है, तो मून फेस उन लोगों को दूसरों की अपेक्षा ज्यादा परसीव करेंगे वो, और ज्यादा उससे प्रभावित होंगे, जो कि इंक्रीज फ्लूइड कलेक्शन बाय वैक्सिंग मून एंड फुल मून। वहां पर उनके शरीर में फ्लूइड का कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा जब वैक्सिंग मून होगा या फुल मून होगा। वैक्सिंग मून होता है अमावस्या के बाद बढ़ता हुआ चांद, हाँ, बढ़ते हुए चांद के दौरान डॉक्टर अमित भाई, और फुल मून में उन लोगों में फ्लूइड कलेक्शन ज्यादा होगा नॉर्मली भी। चेंजेस इन द वेदर के चेंज में जस्ट बिफोर प्रेसिपिटेशन आर आल्सो फेल्ट मोर इंटेंसली। चेंज इन वेदर भी वो और ज्यादा इंटेंसली फील करेंगे वो लोग, जो लोग चेंज ऑफ वेदर से अफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मौसम बदलते डॉक्टर साहब इसको ये दिक्कत हो जाती है, या आपके ये फुल मून पे है, तो इसका मतलब इनके अंदर ये प्रोन टू केसीटी ट्यूब्यूल एसबीएस हैं, ऐसे भी मान लो। प्रोन टू बेसिकली बस जितने भी मून एग्रावेशंस हैं वो सब हैं बहुत ज्यादा इमोशंस। जो मून है वो हमारे इमोशंस को, फ्लूइड भी इमोशंस है, तो मून जो है वो हमारे इमोशंस को शो करता है। जैसे कभी भी एकदम इमोशन घटते बढ़ते ऐसे रहते, ऐसे ही चंद्रमा की कला वो भी है। और आपने ये जितने नर्वस, हिस्टेरिकल या जो सेंटिमेंटल, ये सब मून फेजेस से ही रिलेटेड है ना। और जिन लोगों को मैं यहाँ पर अपने क्लिनिक में या उसमें हम देखते हैं कि जो दौरा पड़ता है, जो दौरा पड़ रहा है, कन्वल्सिव वाले, जिनको इस तरह की पैथोलॉजीज हैं, वो भी मून फेज से अफेक्ट होती हैं। मैं इसमें आगे और एक इस चीज को और कोरिलेट कर रहा हूं, क्योंकि अबंडेंटमेंट की फीलिंग चल रही है। तो अबंडेंटमेंट को सर ने क्या कहा था, हमारा सबसे पहला घर जो है वो समुद्र है, और चंद्रमा और समुद्र का इतना तगड़ा वो है कि समुद्र सबसे शांत प्रकृति का बताया गया है, लेकिन चंद्रमा भी अफेक्ट होता है तो सिर्फ मून फेजिस से। समुद्र भी, जब जी उसमें ज्वार और भाटा आता है पूर्णिमा वाले दिन, और अमावस्या वाले दिन ज्वार और भाटे आते हैं। तो इसी तरह से हमारे इमोशंस जो हैं वो भी मून फेजिस से रिलेटेड होते हैं। ज्वार भाटे की तरह कहते हो कि या जो मून फेजिस से रिलेटेड, जो मून फेजिस से एग्रावेट और एमलरेट हो रहे हैं, वो बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मजे की बात थोड़ी सी यहाँ जोड़ने की ये है कि वो केसीटी एसबीएस के ज्यादा प्रोन है, उनमें केसीटी कंपैरिजन टू अदर जुड़ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसको हम केवल वहीं ना देखें कि जहां केवल एसाइटिस हो गई है या फिर प्लूरल इफ्यूजन ही हो गया प्रॉपर। कई लोग हैं जो चेंज ऑफ वेदर के साथ जिनके अंदर कहते हैं ना शरीर थोड़ा फूल सा जाता है फिर ठीक हो जाता है, ऐसे भी बोलते हैं कई बार, है ना। ये डायनेमिक भी हो सकता है, मतलब टेम्परेरी या अस्थाई भी हो सकता है ये। फॉलोइंग रिकरेंसेज वन कैन फाइंड हैवीली क्लम्प्ड रीनल कैलिसिस, मेडुलरी स्पंज किडनी और कैल्शियम डिपॉजिट्स इन किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अगर रिकरेंस हो रहे हैं बार बार उतार चढ़ाव, वन कैन फाइंड हैवीली क्लम्प्ड रीनल कैलिसिस। वो हैवीली क्लम्प्ड, रीनल कैलिसिस का मतलब, क्लम्प का मतलब एक तरह से वो क्लम्प हो जाएंगे, एक तरह सिकुड़ जाएंगे। क्लम्प का मतलब होता है जैसे किसी को भींच लेते हैं। मेडुलरी स्पंज किडनी हो जाएगी, यानी कि स्पंज किडनी हो जाएगी ये, या कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। तो ये जो स्टोन बनती है, देखो इसका भी लेना देना यहाँ है कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये भी देखा जा सकता है कि सामने वाला डिस्पोजिशन कैसा है जिसमें रीनल स्टोन आया है, तो ये किस वजह से रीनल स्टोन बना होगा, उस तरफ भी इशारा आप ले सकते हो। कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस, इसको कहेंगे कैल्सिनोसिस अगर है तो वो केसीटी से उधर वहां लेना देना है उसका। तो ये था रिमार्क भैया। थेरेपी है, थेरेपी भी निकाल लेता हूँ, हो जाएगा कुछ। थेरेपी पे कह रहे हैं देर हो रही, बस लास्ट ही है, सब कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो इसको समझाना नहीं है, थेरेपी समझानी नहीं होती है। थेरेपी कह रहे हैं इफ द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आर अफेक्टेड दे होल्ड द की टू हीलिंग ऑलमोस्ट ऑल इलनेस। यदि किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो अफेक्टेड हो रही है तो इसका मतलब ये हीलिंग की चाबी है सभी इलनेस में। आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड पॉसिबल रिजोल्व them in real life if still active। तीसरा गाइडिंग थॉट्स है आई एम प्रोवाइडेड फॉर, आई एम शेल्टर्ड एंड सिक्योर, इवन व्हेन आई हैव द फीलिंग आई एम अबंडन्ड देयर इज ऑलवेज समबडी देयर। यदि मैं सोच भी रहा हूं कि मैं अबंडन्ड हूं फिर भी वहां कोई ना कोई है। गॉड प्रोटेक्ट्स मी, भगवान मुझे सुरक्षित रखते हैं, भगवान मेरे हमेशा साथ है। साल्ट बाथ विद एन एटलीस्ट 0.9% साल्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं द सी आवर एबोरिजिनल होम, जो आप कह रहे हैं ना हमारा घर, हमारा घर समुद्री है पहला, पुराना। हाँ। ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.9% साल्ट इज टर्म्ड फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज दिस इज द कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा। साल्ट बाथ्स ऑफ over 0.9% are also good because they draw more water out of body, which is the goal of the treatment. Next कह रहे हैं water treatment of all kinds, for example sea vacation, thermal bath, regular sweating, sauna, infrared cabin, steam bath or sweat producing sport. Drink enough clean and lively water. Amount to follow your instinct. पानी की। नेक्स्ट कह रहे हैं नो कॉर्टिसोन फॉर दैट वुड मेक द किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मोर सिंपैथिकोटेनिक। कॉर्टिसोन नहीं लेना, स्टेरॉइड है ये शायद, इसको नहीं लेना, नहीं तो सिंपैथिकोटेनिक हो जाएगी किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, विच वुड लीड टू इवन मोर वाटर कलेक्शन, और फिर ज्यादा वाटर कलेक्शन कर लेगी, एंड वर्सन्स ऑफ द सिम्टम्स, फुल मून फेस टाइप में। कह रहे हैं मेक श्योर योर होम इज कोजी एंड कंफर्टिंग, नाइस फर्नीचर। आप मेक श्योर करो आपका जो रूम है, आपका घर कोजी और कंफर्टिंग हो। वूल अंडरवियर, सॉफ्ट कॉम्फी बेड, पॉसिबली विद वूल पैडिंग। नेक्स्ट कह रहे हैं ईट अनरिफाइंड साल्ट विद योर फूड बट डू नॉट साल्ट टू मच। अनरिफाइंड हाउ, यानी कि रॉक साल्ट की तरह से सीधे सीधे, जो कि ज्यादा रिफाइन ना करा गया हो, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना। एल्कलाइन न्यूट्रिशन लेना है, नो पोर्क नहीं लेना है, वो पानी को बाइंड करता है। हीलिंग ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ट्राला। लिम्फ ड्रेनेज मसाज टू प्रमोट एलिमिनेशन ऑफ वाटर। लिम्फ ड्रेनेज मसाज करो
ताकि वाटर एलिमिनेशन प्रोमोट हो जाए। कोलॉइडल सिल्वर इंटरनली सिल्वर मून एंड किडनीज आर इन द रेजोनेंस टू ईच अदर। सिल्वर मून और किडनी एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। थेरेपी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कोप accidentally administered an overdose of sodium bicarbonate to a patient who was critically ill with acute kidney failure। बाई चांस दे दिया डॉक्टर कोप ने एक्सीडेंटली सोडियम बाइकार्बोनेट। टू हिज सरप्राइज हर कंडीशन इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली although she had hardly been given a chance of survival। उसने देखा कि इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली आ गया जबकि उसका चांस ऑफ सर्वाइवल था ही नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद। इन द फॉलोइंग ईयर्स प्रोफेसर कोप वाज एबल टू सेव ओवर 300 पेशेंट। फिर आने वाले सालों में 300 लोगों को बचाया फ्रॉम डायलिसिस से विद द हेल्प ऑफ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी। इसकी द थेरेपी इज बेस्ड ऑन द पीएच वैल्यू ऑफ द यूरिन। ये जो थेरेपी पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन के ऊपर आधारित है। स्टेप 1 इसमें क्या होता है, मेजर द पीएच ऑफ द यूरिन सेवरल टाइम्स a day, hold a testing strip in the urine flow। For that I use urelite, that's like U from Medus। The ideal biochemical milieu for kidney elimination is urine pH value of 6.5 to 7.5। 6.5 to 7.5 जो है ये आइडियल बायोकेमिकल मिल्यू है किडनी के लिए। दिस इज द गोल फॉर द केसीटी एसबीएस पेशेंट। ये केसीटी एसबीएस पेशेंट के लिए गोल है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, थेरेपी में थेरेपी टेक एज मेनी टैबलेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एज नीडेड टू रीच द गोल। Begin with 3 tablets of 1 gram daily। Afterwards, the dose is raised or lowered according to the urine's pH value। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 है डॉक्टर कोप के अकॉर्डिंग। According to Dr. Kopp, if this does not bring about the desired water loss, one can also consume a diuretic such as Laxis available by prescription only। Along with the dose of sodium bicarbonate ब्रैकेट में करें with regular checking of the urine pH value, the diuretic remains effective even when taken for years। डायरेटिक्स जो है ये इफेक्टिव रहती है सालों साल तक। Nonetheless, it is important to regularly check the blood's पोटेशियम लेवल। इसके बावजूद पोटेशियम लेवल को रेगुलर चेक करते रहना। द मोस्ट इंपोर्टेंट काउंटर इंडिकेशंस आर मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड कार्डियो पल्मोनरी इंसफिशिएंसी। और मोस्ट इंपोर्टेंट काउंटर इंडिकेशन इसका जो मिलेगा कि अब ये नहीं करनी है वो मिलेगा हाँ नहीं देनी तो उसका मिलेगा मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस अगर होने लगे या फिर कार्डियो पल्मोनरी इंसफिशिएंसी होने लगे तो फिर रोक दो। हाँ चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक पूरा होने के लिए, कराने के लिए, पेशेंट्स के लिए। बहुत लंबा टॉपिक था और आज ही रुकेंगे दोस्त। राम राम भाई सबको नमस्कार।